नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ आपकी व्याकरण पुस्तिका से एक विषय जिसका नाम है वाक्य विचार। पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो हम इस विषय में, इस वीडियो में जो है वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य बनता कैसे है, उसके अंग कितने होते हैं या भेद कितने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए हम वाक्य की परिभाषा देखते हैं। देखिए, सार्थक पदों, सबसे पहले तो सार्थक का अर्थ क्या होता है कि जिसका कोई अर्थ हो उसे हम सार्थक बोलते हैं, ठीक है। और पद क्या होते हैं? पद वैसे तो शब्दों को ही कहा जाता है, लेकिन शब्द जब अलग अलग होते हैं ना तो वो शब्द ही रहते हैं। लेकिन वही शब्द जब एक वाक्य में समाहित हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो पद बन जाते हैं। मतलब शब्द अलग रह के सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन जब वो वाक्य में बंध जाते हैं तो वो शब्द की जगह पद बन जाते हैं। तो सार्थक पदों, शब्दों के उस समूह को सार्थक पदों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा एक अर्थ या एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। मतलब वाक्य हम किसे कहते हैं? वाक्य हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा उस लाइन में लिखी गई बातों का हम पूर्णतः अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, ठीक है, और व्यवस्थित रूप कि वो क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी शब्द आप आगे पीछे जैसे मर्जी लिख दो तो वो वाक्य गलत बन जाता है। उनको क्रमबद्ध रूप से भी लिखना पड़ता है, तभी एक वाक्य पूर्ण होता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि आपका जो वाक्य है वो गलत हो जाता है। अगर हम उसे क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखेंगे तो वो वाक्य जो है गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो आप कि मेरा नाम मोना है, ठीक है। अब अगर मैं इस वाक्य के जो ये शब्द हैं, जो ये पद हैं, इनको आगे पीछे कर देती हूँ, है मोना नाम मेरा, इस तरह से मैंने बोल दिया तो ये गलत होगा आपका, ठीक है। इसलिए वाक्य क्रमबद्ध रूप होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आपका सार्थक नहीं बनेगा। देखिए, वाक्य एक या एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है और भाषा की सबसे जो इकाई होती है वो वाक्य है। छोटा बालक चाहे एक ही शब्द बोलता है, उसका अर्थ निकलता है तो वह वाक्य है। वाक्य रचना में प्रयुक्त सार्थक पदों के समूह में योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, निकटता, मतलब वाक्य जो है वो उससे हमारी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए कि हम जो भाव समझना चाहते हैं वो समझ में आ जाना चाहिए हमें, ठीक है। उसमें योग्य, वो पूर्ण रूप से व्याकरण के नियमों के द्वारा योग्य होना चाहिए। तो इस तरह से अगर बच्चा एक शब्द बोलता है तो हम उससे भी समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो वाक्य एक से ज़्यादा शब्दों का भी हो सकता है और एक शब्द का भी हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को मान लो कोई जा रहा है और हम कहते हैं कि रुको, सिर्फ उस एक शब्द से ही जो है आगे वाला समझ जाता है कि वो हमें क्या, मतलब मैं उसे क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो एक शब्द का भी वाक्य हो सकता है। देखिए, वाक्य के गुण देखिए। सबसे पहले स्पष्टता, कि वाक्य जब हम लिखते हैं कि वो स्पष्ट होना चाहिए। समर्थता, समर्थ, पूर्ण होना चाहिए वाक्य। श्रुति सम, सुनने में वाक्य मधुर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। लचीलापन, मतलब हम उस वाक्य को बदल सकते हैं। और विषय का ज्ञान, और दूसरा जो है लास्ट में कि हमें उस वाक्य से उस विषय का ज्ञान होना चाहिए जिस विषय के बारे में हम वो वाक्य बोल रहे हैं। तो ये सारे गुण जो है किसी भी वाक्य के निर्माण में बहुत जरूरी है। अब है आपके वाक्य के अंग। देखिए, वाक्य विन्यास करते समय जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब विन्यास का मतलब होता है निर्माण। जब हम वाक्य का बनाते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं, तो उसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। सबसे पहले देखिए उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य क्या होता है, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि जिसके बारे में भी हम वाक्य में बात कर रहे होते हैं, मान लो किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारे लिए उद्देश्य होता है।
वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है तो वो क्या होता है, हमारा उद्देश्य होता है। जैसे देखो, रमेश गांव जाएगा, तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, रमेश की बात कर रहे हैं, तो रमेश क्या है, हमारा उद्देश्य है। ठीक है। अभिमानी का सर्वत्र आदर नहीं होता, तो यहाँ हम अभिमानी किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो यहाँ हम अभिमानी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा उद्देश्य होगा। तो इस तरह से जिसके बारे में भी हम बात करते हैं वो हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब आता है विधेय, कि वाक्य में उद्देश्य के संबंध में, देखो वाक्य में सबसे पहले हमने ये देख लिया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो उद्देश्य हो गया, लेकिन हम उसके बारे में बात क्या कर रहे हैं, वाक्य तभी पूर्ण होता है ना कि जब हम किसी के बारे में कुछ बात बताते हैं। ठीक है। तो उद्देश्य के आगे जितने भी शब्द होते हैं वो सारे विधेय होते हैं कि वाक्य में उद्देश्य के संबंध में कुछ कहा जाता है। देखो जैसे आदमी जा रहा था, अब आदमी के बारे में बात हो रही है, तो आदमी क्या है, आदमी उद्देश्य है, लेकिन जा रहा था, हम उसके बारे में कह क्या रहे हैं, जा रहा था, तो ये आपका है विधेय। गीता लिखती है, गीता उद्देश्य, लिखती है विधेय। तो ये होते हैं हमारे वाक्य के दो अंग। अब देखिए वाक्य और उपवाक्य क्या होता है। वाक्य तो समझ में आ गया कि शब्द समूह को कहते हैं जिसमें कर्ता क्रिया दोनों होती हैं, जैसे मोहन खेलता है। लेकिन उपवाक्य क्या होता है, देखो उपवाक्य होता है जो एक मुख्य वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है, मतलब जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे वाक्य से मिलने के बाद ही वो पूर्ण होता है। ठीक है, मतलब दूसरे पर वो डिपेंड होता है, तो उसे हम कहते हैं उपवाक्य। कभी कभी एक वाक्य में अनेक वाक्य होते हैं। ठीक है, तो अनेक वाक्य होते हैं एक ही वाक्य में, तो उनमें से सिर्फ प्रमुख कौन सा, एक ही होता है, और बाकी जितने सारे होते हैं ना वो सारे उपवाक्य होते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, तो मोहन ने कहा, ठीक है, कि मैं खेलूंगा, तो यहां पर एक प्रधान वाक्य है और एक उपवाक्य है। अब देखते हैं हम वाक्य के भेद कितने होते हैं। देखिए वाक्य के भेद दो तरह से होते हैं, एक होता है रचना के आधार पर अर्थात बनावट के आधार पर, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, कि वाक्य जो हम पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं, कि उसका अर्थ क्या निकलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहला भेद होता है रचना के आधार पर सरल वाक्य। सरल वाक्य, सिंपल, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, बहुत सारे वाक्य मिलते नहीं है इसमें, वो होता है हमारा सरल। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरस रहा है, तो एक उद्देश्य एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय, ये होता है हमारा सरल वाक्य। दूसरा है हमारा मिश्र वाक्य। देखिए मिश्र नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अनेक वाक्य जो हैं वो मिश्रित हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा और भी क्रियाएं होती हैं उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, जैसे देखो मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो मिश्र वाक्य में आपको ध्यान रखना है कि एक प्रमुख होता है, प्रधान वाक्य होता है, और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है। ऊंट ही एक ऐसा पशु है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो ये आपका मिश्रित वाक्य। तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त मतलब इकट्ठा करना, और इकट्ठा हम किसको करते हैं, जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य में एक से ज्यादा होते हैं। तो जैसे देखो राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। अब देखो यहाँ दो वाक्य हैं, राम पढ़ रहा था, रमेश सो रहा था। इन दोनों वाक्यों को हमने इस योजक शब्द परंतु से जोड़ दिया और एक बना दिया, तो इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। शीला खेलने गई और रीता नहीं गई, ये भी दो वाक्य हैं, और शब्द को लगाकर हमने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। तो ये है हमारे तीन भेद, रचना के आधार पर, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आगे आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला है विधिवाचक। विधि मतलब तरीका, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो, मतलब जो ऐसा जो कही गई बात हो
जो सामान्य रूप से, जैसे सूर्य गर्मी देता है, विधि तरीका है, ये सूर्य गर्मी देता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो विधि वाचक जो वाक्य होता है वो एक तरह से हमारा सरल वाक्य होता है। दूसरा है निषेधवाचक। अब देखो निषेध का अर्थ होता है मना करना, ठीक है। अब जब मना हम किसी को करते हैं तो वहां पर नहीं या मना जैसे दो शब्दों का प्रयोग होता है। तो जब निषेधवाचक वाक्य आता है ना, उसमें आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वे यह कार्य करना नहीं जानते हैं, बसंती नहीं नाचेगी। देखिए सभी में नहीं आया है ना, तो जहां पर भी नहीं और मना जैसे शब्दों का प्रयोग हो वो होता है हमारा निषेधवाचक। अगला है हमारा आज्ञावाचक। देखिए, जिन वाक्यों से आदेश या आज्ञा या अनुमति, मतलब हमें जब वाक्य हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, उससे हमें क्या, पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि इस वाक्य में ना ऐसा लिखा जा रहा है कि जैसे किसी को आज्ञा दी जा रही है या किसी को आदेश दिया जा रहा है। देखो जैसे तुम कहाँ वहाँ जाओ, आदेश दे रहे हैं, यह पाठ तुम पढ़ो, तो वो भी दे रहे हैं, अपना अपना काम करो। तो जहाँ पर भी हम आज्ञा देते हैं या किसी को आदेश देते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वो होता है हमारा आज्ञावाचक। उसके बाद अगला है प्रश्नवाचक। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है इसमें तो प्रश्नवाचक, तो अर्थात जब वाक्य हम इस तरीके से लिखते हैं कि हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है, तो वो होता है हमारा प्रश्नवाचक। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम पढ़ने कब जाओगे, वे कहाँ गए, तीनों में ही प्रश्न पूछा गया है। अगला है पांचवा हमारा विस्मय बोधक। अब विस्मय क्या होता है? विस्मय अर्थात हैरानी भरे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं वो होता है विस्मय। आपका चिन्ह भी हुआ है विस्मय बोधक चिन्ह, जब हम एक पूरा डंडा और उसके नीचे बिंदी लगाते हैं तो उसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यही है। अब विस्मय बोधक वाक्य में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि विस्मय से भरे शब्दों का प्रयोग होगा और विस्मयादि बोधक चिन्ह भी दिखाई देगा। तो जैसे देखो, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, ओह बड़ा जुल्म हुआ, छी कितना गंदा दृश्य है, शाबाश बहुत अच्छे। तो इस तरह से जब हम अपने मन के भाव को हैरानी के रूप में प्रकट करते हैं तो वहां होता है हमारा विस्मय बोधक वाक्य। अगला है संदेह बोधक। अब संदेह है यानी शक है कि वाक्य पूरा है नहीं है, या हुआ है या नहीं है, या होगा या नहीं है, मतलब हमें उस पर संदेह है। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह हो, ठीक है, कि वो होगा या नहीं, जैसे देखो संभवतः वह सुधर जाए, उम्मीद रख सकते हैं लेकिन पूरा नहीं है, हमें संदेह है। शायद मैं कल बाहर जाऊं, शायद पक्का नहीं कह रहा है। एक तो कहते हैं हम बोलेंगे कि मैं कल बाहर जाऊंगी, तो वो पक्की बात है, लेकिन शायद मैं कल बाहर जाऊं तो हमें पूर्ण विश्वास नहीं है। आज वर्षा हो सकती है, इस बात में भी संदेह है, पक्का नहीं पता ना, तो ये आपका संदेह बोधक। इसके बाद है आपका सातवां इच्छावाचक। अब इच्छावाचक ऐसे वाक्य जिसमें हम अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं या दूसरों की इच्छा को हम समझते हैं, वो होता है इच्छावाचक। देखो जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, दूसरे की इच्छा पता चल रही है, नव वर्ष मंगलमय हो, ईश्वर करे सब कुशल लौटे, दूधो नहाओ पूतो फलो, मतलब आशीर्वाद भी जो होते हैं वो लोगों की इच्छाएं होती हैं। और अब है आपका वाक्य का सबसे आखिरी भेद, संकेतवाचक। संकेत मतलब इशारा करना किसी को। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत मिलता है, एक तरह से जो आपका रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद मैंने आपको बताए थे, जिसमें आपका मिश्र वाक्य था कि एक पर दूसरा डिपेंड होना, वही यहाँ पर भी आपका संकेतवाचक के रूप में है। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, एक पर दूसरा डिपेंड है, आप आते तो इतनी परेशानी नहीं होती, या जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, उत्तीर्ण मतलब पास होगा। तो ये है आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। तो इस तरह से जो आपका वाक्य का ये विषय है यहाँ पर पूरा होता है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको इस वीडियो के द्वारा जो है वाक्य विचार मतलब वाक्य के बारे में पूर्ण जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद।